दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट की बात करी थी। मतलब कौन कौन से ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर कंसीडर करोगे, कौन से ट्रांजैक्शन को आप ट्रांसफर कंसीडर नहीं करोगे, तो इनकी बात हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं और देख ही लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है हम लोगों का। तो अगर आप बीच बीच से देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाए। देखिए फर्स्ट वाला जो इसका वीडियो था, उसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कैपिटल एसेट्स की, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन दोनों को भी डिस्कस किया था। सेकंड वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात करी थी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स की, और ये जो थर्ड वाला होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। जैसे हम लोग एक सीक्वेंस में यहाँ पर चल रहे हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप अपना कैपिटल गेन निकालते हो तो आपने जो फुल कंसिडरेशन रिसीव करी है, ठीक है, फुल कंसिडरेशन जो आप रिसीव किए हो, या फिर अगर आपने मान लीजिए ट्रांसफ़र किया है किसी एसेट को, तो इसकी वैल्यू आप लिखते हो। उसके बाद आप उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वहाँ पर हटा देते हो, उसमें से लेस कर देते हो। तो इसको लेस करने के बाद आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, STCG या फिर LTCG आप इसको बोल सकते हो। तो ट्रांसफ़र की बात हम लोग कर चुके हैं। फुल कंसिडरेशन की बात करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप जो एसेट को बेच रहे हो उसके बदले में आप जितना भी पैसा रिसीव कर रहे हो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फुल कंसिडरेशन हो जाता है। उसमें एक आध कंडीशन है, वो हम लोग इसी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे सेक्शन 50C की बात होती है, तो जो ज़रूरी है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और फुल कंसिडरेशन में या ट्रांसफ़र में से जो भी मान लीजिए आपके इंसिडेंटल खर्चे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आपने कमीशन पे किया हो, कोई आपने ब्रोकरेज पे किया हो, ठीक है, तो ये सारे जितने भी खर्चे होते हैं जो आप बेचने के लिए उसको कर रहे हो, उनको भी आप यहाँ पर हटा देते हो, तो आपकी नेट कंसिडरेशन निकल आती है। कहने का मतलब ये है कि जो आप फुल कंसिडरेशन निकालते हो, ठीक है, फुल कंसिडरेशन या फिर ट्रांसफ़र जो आपने किया है, इसमें से आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको बेचने वाले हैं वो हटाते हो। उसमें से फिर ये जो वैल्यू आती है ये होती है आपकी नेट कंसिडरेशन। इस नेट कंसिडरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हटा करके अपना कैपिटल गेन की जो भी वैल्यू होती है उसको आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो ट्रांसफ़र की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की, मतलब किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालोगे, किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालोगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग कैसे करते हैं इसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। तो चलिए अब टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 55 के अंडर में इसकी डेफिनेशन दी गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए एक्विजिशन का यहाँ पर मतलब होता है कि कितने कॉस्ट में आपने उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को अक्वायर किया। अक्वायर करने का मतलब है यहाँ पर आप उसको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। मतलब ये जो एक्विजिशन का मतलब होता है, इस एक्विजिशन का मतलब परचेज भी हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अगर आप घर बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए आपने किया है तो आपकी एक्विजिशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितना आपने उसको बनाने में खर्चा किया है। अगर मान लीजिए आप उसको डायरेक्ट परचेज कर रहे हो किसी से लेकर के बनाया, तो आपने जो परचेज में कॉस्ट आपकी लगी है, जो परचेज में आपने उसको पेमेंट किया है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन असेट इज द वैल्यू फॉर विच इट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी। ठीक है, जितने में आपने उसको खरीदा है वही आपकी क्या हो जाती है, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। खरीदा है मतलब कि आपने उसको एक्वायर किया, एक तरीके से जितने में आपने उसको एक्वायर किया है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या बोले, इट मीन्स दैट वॉट एवर कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर गेटिंग एन एसेट प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर्ड इट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जो आपने उसको मान लीजिए कि आपने किसी से परचेज किया, ये आप हो सपोज, ठीक है, आपने इस आदमी से कोई एसेट परचेज किया, तो एक तो आप इसको जो परचेज का प्राइस होगा वो पे करोगे, साथ में हो सकता है कुछ और एक्सपेंसेस भी तो आपके लगे हुए यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदा है तो उस ब्रोकर की कमीशन आप दोगे यहाँ पे। उसके बाद आपने मान लीजिए कि कोई और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे दिए हैं, उसने आपके घर पे भेजा, वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसने आपके घर पे भेजा उसको, तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा वहाँ पर आपका जाएगा। तो जो भी चीज़ आप परचेज करने के लिए वहाँ पर खर्चा कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पर जुड़ जाती है। जैसे जब हम लोगों ने फुल कंसिडरेशन की बात करी थी, फुल कंसिडरेशन या फिर ट्रांसफ़र की बात करी थी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो भी एक्सपेंसेस आपके खर्चा हो रहे हैं इस सामान को बेचने में, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस आपके खर्चा हो रहे हैं सामान को बेचने में, वो आप क्या करते हो, यहाँ पर लेस करते हो। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होता है कि जो खर्चे आप उसको खरीदने में दे रहे हो, जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसको खरीदने में, वो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। इट मीन्स दैट वॉट एवर कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर गेटिंग एन एसेट
प्लस ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर्ड इट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद देखिए क्या बोले, इंटरेस्ट पेड ऑन द मनी borrowed for the purchase of the capital asset would also constitute the part of the cost of acquisition। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपने लोन उठाया हुआ है, ठीक है, उस कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए, तो वो जो लोन पे आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ना, वो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में यहाँ पर ऐड हो जाता है। प्रोवाइडेड सच इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड अंडर एनी अदर प्रोविजन। मतलब हो सकता है आपने अगर उस इंटरेस्ट का कहीं और डिडक्शन अगर क्लेम कर लिया हो, तो अगर आपने उस इंटरेस्ट का डिडक्शन कहीं और क्लेम नहीं किया हुआ है तो फिर आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। इन केस अगर आपने उसका डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया है कहीं पे, तो फिर आप उसका यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाओगे, तब आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात। अब देखिए क्या होता है कि कई बार आप जो असेट खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए उस असेट को जो एक्वायर किया है, आप डायरेक्टली वहाँ पर परचेज प्राइस नहीं पे करते हो, ठीक है, परचेज प्राइस नहीं पे करते हो, आप क्या करते हो, उसको एक्सचेंज करते हो किसी से। एक्सचेंज का मतलब है कि आपने एक असेट दिया, ठीक है, एक असेट आपने दिया, उसके बदले में आपने क्या किया, दूसरा असेट वहाँ पर ले लिया, या फिर आपने एक दूसरी कंडीशन जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस कंडीशन के थ्रू वहाँ पर लिया वाला असेट। तो क्या होता है कि वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बता पाते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे घर खरीदा 10 लाख रुपए का, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए हो गई। लेकिन मान लीजिए मैंने अपना घर दिया, उसके बदले में मैंने आपसे कुछ और असेट यहाँ पर ले लिए, तब उस केस में मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे घर लिया 10 लाख रुपए का, आपको डायरेक्टली पे कर दिए, तो ये क्या हो गया, 10 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। लेकिन अगर मैंने आपको घर दिया, उसके बदले में कोई और असेट आपसे ले लिया, तो इस केस में मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, इसकी बात अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पर की गई है। तो वो पॉइंट एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, छोटे छोटे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब अगर आप अपनी बुक देखेंगे, कहीं और नेट पे चेक करेंगे, तो बहुत सारी आपको चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जितनी रेलिवेंट है वो मैंने ट्राई की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ इसी वीडियो में। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन स्पेसिफाइड केसेज। तो ये हमको बताएगा कि कुछ स्पेसिफाइड केसेस में आप किस तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपने कंप्यूट करते हो। तो इसकी बात की गई है सेक्शन 49 के अंदर में। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या बोला है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जो प्रीवियस ओनर को कॉस्ट पड़ी थी वही कॉस्ट हो जाएगी आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। इसकी बात की गई सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में, और कुछ ऐसे केसेस यहाँ पर बताए गए हैं जिसमें जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ी थी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, सपोज मिस्टर एक्स थे, ठीक है, मिस्टर एक्स ने आपको, ये आप हो सपोज, ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या किया कि आपको गिफ्ट दे दिया। अब मिस्टर एक्स ने कोई असेट अगर आपको गिफ्ट दिया है, उसको क्या किया आपने, आगे सेल कर दिया, ठीक है, आपने किसी को सेल कर दिया। मान लीजिए मिस्टर जेड करके कोई थे, उनको आपने ये असेट सेल कर दिया। मतलब आपने मिस्टर एक्स से गिफ्ट रिसीव किया, उसके आगे आपने उसको सेल कर दिया, और आपने सेल किया मान लीजिए इसको 4 लाख रुपए का। तो फुल कंसिडरेशन तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, फुल कंसिडरेशन या फिर नेट कंसिडरेशन आपकी हो जाएगी 4 लाख रुपए। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, क्योंकि आपने गिफ्ट में अगर रिसीव किया है तो आपको तो कोई कॉस्ट पड़ी नहीं उसकी, ठीक है, आपको तो कोई कॉस्ट पड़ी नहीं, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ तो आएगी, 4 लाख रुपए आपकी नेट कंसिडरेशन हो गई। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी आपकी जो कॉस्ट मिस्टर एक्स को पड़ी थी। मिस्टर एक्स ने आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन मिस्टर एक्स ने इसको खुद तो परचेज किया होगा ना कहीं से, मिस्टर एक्स ने खुद तो परचेज इसको किया होगा ना कहीं से। तो मिस्टर एक्स को जितने का एक कॉस्ट पड़ी है वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी। सपोज इन्होंने 3 लाख रुपए का यहाँ पर ये जो असेट आपको गिफ्ट किया है, ये 3 लाख रुपए का यहाँ पे खरीदा था, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 3 लाख रुपए। इन केस मान लीजिए उस गिफ्ट में अगर कोई आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने खर्च किए थे, ठीक है, आपने यहाँ पर 10,000 रुपये और खर्च किए थे, उस गिफ्ट में कुछ इंप्रूवमेंट किया था, तो इस बार कॉस्ट जो ये एक्विजिशन की होगी वो क्या हो जाएगी, 3,10,000 रुपये। तो यानी कि जो आपका कैपिटल गेन यहाँ पर निकल करके आएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी कैपिटल गेन हो, वो आपका निकल करके आएगा यहाँ पर 90,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और ये देखिए, अब अगर आप बोलोगे कि ये जो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट वाला वीडियो अगर आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने सेक्शन 47 के अंडर में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की बात करी थी कि जो कि आपके ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उन ट्रांजैक्शन को करते हो तो आपको कोई भी अगर कैपिटल गेन हो भी रहा है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है।
तो मिस्टर एक्स ने खरीद करके आपको गिफ्ट दे दिया, तो ये जो गिफ्ट मिस्टर एक्स कर रहे हैं इनके लिए ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 47। लेकिन आप अगर इस गिफ्ट को रिसीव करने के बाद इसको किसी को सेल कर देते हो तो आपने जो सेल किया है वो तो टैक्सेबल होगा, साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वहाँ पर आपकी वो होगी जो कॉस्ट मिस्टर एक्स को पड़ी थी। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पर की गई है। कौन कौन से केसेस में आप जो कॉस्ट है वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ले लोगे, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट हो जाएगी, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे, तो उनका डिस्कशन अब कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पर मान लीजिए ये पूरी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, इसका पार्टीशन हो गया 4 हिस्सों में, सारे जितने भी 4 भाई थे उन सबको अपने अपने असेट यहाँ पर मिल गए। ठीक है, उनको सबको अपने अपने असेट मिल गए। अब इस असेट को अगर ये किसी और को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सेल वैल्यू होगी वो तो हो ही जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इनको पार्टीशन में ये अपना असेट था, ये मिला था, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो ये कॉस्ट होगी जितने में इनकी एचयूएफ ने इसको एक्वायर किया था। ठीक है, जितने में एचयूएफ ने इसको एक्वायर किया था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, अंडर अ गिफ्ट और विल। इसकी बात अभी हम लोगों ने कर ली कि अगर मान लीजिए आप गिफ्ट रिसीव करते हो और गिफ्ट अगर आप किसी को आगे सेल करते हो तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी इस गिफ्ट की वो क्या हो जाएगी, जितने में प्रीवियस ओनर ने इसको खरीदा था। ठीक है, जो इंसान आपको गिफ्ट कर रहा है उस इंसान ने जितने में खरीदा था उसको, वही यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हो जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए आप वसीयत में रिसीव करते हो किसी से, विल में आपने रिसीव किया है, तो वही चीज़ हो जाएगी कि जितने में प्रीवियस ओनर ने उसको खरीदा था वही आपकी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं, बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवॉल्यूशन। तो इस केस में भी सक्सेशन में आपने रिसीव किया, मान लीजिए इनहेरिटेंस में आपने रिसीव किया, तो ये भी क्या हो जाएगी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो बस आप पॉइंट देख लीजिए, जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, उस लिक्विडेशन में अगर आप कोई भी असेट यहाँ पर रिसीव कर रहे हो तो उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जो कॉस्ट कंपनी को पड़ी थी। ठीक है, जितने में कंपनी ने उसको परचेज किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, वही यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोले, अंडर अ ट्रांसफर टू अ रिवोकेबल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। तो ये भी आपका वही क्या हो जाएगी, प्रीवियस ओनर को जो कॉस्ट पड़ी थी। उसके बाद ऑन ट्रांसफर बाय अ पेरेंट कंपनी टू इट्स इंडियन सब्सिडरी कंपनी विच इज होली ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर होल्डिंग कंपनी मान लीजिए सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है या फिर सब्सिडरी अगर होल्डिंग को ट्रांसफर करती है, और ये ट्रांसफर जो कर रहे हैं ये तो इनका एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 47। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफर कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। लेकिन ये रिसीव करने के बाद अगर किसी को सेल करते हैं तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जितने में इस होल्डिंग कंपनी ने उस कॉस्ट को एक्वायर किया था। ठीक है, वही आप आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑन अ सक्सेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय अ कंपनी। तो जब एक सोल प्रोप्राइटरी कंपनी में आगे कन्वर्ट हो जाती है तो ये अपने एसेट इसको ट्रांसफर करती है, तो ये जो ट्रांसफर कर रही है ये तो इसका एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन ये 47। लेकिन ये जो कंपनी अगर बनने के बाद ये अगर किसी को सेल करती है कोई वाला एसेट कोई भी जो रिसीव किया इन्होंने, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जितने में सोल प्रोप्राइटरी ने उसको एक्वायर किया था। इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑन द ट्रांसफर बाय अ सब्सिडरी कंपनी टू इट्स इंडियन होल्डिंग कंपनी विच वॉज द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि सब्सिडरी कंपनी अगर किसी होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, ठीक है, तो उसके बाद अगर होल्डिंग कंपनी किसी को अगर मान लीजिए सेल कर देती है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जितने में सब्सिडरी कंपनी ने उसको खरीदा था। इसके बाद ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बाय द एमलगमेटिंग कंपनी टू द एमलगमेटेड कंपनी इफ द एमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लीजिए एमलगमेटिंग कंपनी कोई है, ठीक है, एमलगमेटिंग कंपनी क्या होती है, जो किसी और कंपनी में जाके मर्ज हो रही होती है, और ये एमलगमेटेड कंपनी है जो कि मर्ज कर लेती है अपने अंडर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि एमलगमेटिंग कंपनी अपने सारे एसेट एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, तो इसके लिए जो ट्रांसफर कर रही है ये तो इसका एग्जेम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 47। लेकिन जब एमलगमेटेड कंपनी रिसीव करती है उन एसेट को, उसके आगे अगर ये किसी को सेल करती है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाएगी जितने में एमलगमेटिंग कंपनी ने उसको एक्वायर किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन एनी ऑफ द मेंबर ऑफ एचयूएफ कन्वर्ट्स हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। तो पिछली बार अभी हम लोगों ने पहले पॉइंट में यहाँ पर देखा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर वो होता है पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन में ये लोग रिसीव कर रहे हैं,
ठीक है, पार्टीशन में जितने भी HUF के मेंबर हैं वो HUF की प्रॉपर्टी को रिसीव करें, तो उस केस में क्या होता था कि जितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन HUF को पड़ी थी वही यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन मेंबर की हो जाती थी। अब इस बार क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये मेंबर था HUF का, इसने कोई खुद खरीदी थी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इसको अपनी HUF की प्रॉपर्टी में। अब अगर ये HUF की प्रॉपर्टी अगर किसी को क्या करती है, जो HUF है, अगर ये प्रॉपर्टी जो रिसीव किया उसने अपने मेंबर से, इसको अगर ये सेल करते हैं आगे, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी जो इस मेंबर को पड़ी थी, जितने में मतलब इस मेंबर ने एक्वायर किया था वही यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या बोले, ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इनटू अ LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, LLP में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो ये लोग अपने एसेट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इस एसेट को अगर ये LLP आगे सेल कर देती है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जितने में इन लोगों ने इसको एक्वायर किया था। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, लास्ट वाला क्या बोला है, ऑन द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट और एन इनटेंजिबल एसेट बाय द फर्म टू द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ अ फर्म बाय अ कंपनी। तो अब इस बार क्या हो रहा है, फर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एक तरीके से कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। फर्म अपने ट्रांसफर कर देगी एसेट किसको, कंपनी को। कंपनी अगर मान लीजिए यहाँ पर आगे किसी को सेल करती है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी इसकी, जितने में फर्म ने उसको एक्वायर किया था। तो ये हम लोगों ने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ी थी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो अगर कोई भी कैपिटल एसेट आपने एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी, जितने में असेसी ने उसको एक्वायर किया, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001। तो जितने में जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 पर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो, अब ये डिपेंड करेगा असेसी के ऊपर कि वो किसको चूज करना चाहता है। वो इसको भी चूज कर सकता है, वो इसको भी चूज कर सकता है, मतलब जो भी उसको बेनिफिशियल अपने लगेगा वो यहाँ पर इसको चूज कर लेगा। अब ये पॉइंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट को आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करने वाले हो। कोई बिल्डिंग मान लीजिए अगर आपने एक्वायर की है, ठीक है, कोई बिल्डिंग मान लीजिए आपने एक्वायर की यहाँ पर 1 जून 1998 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, 1998 को अगर आपने एक्वायर किया है, तो अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए में एक्वायर किया है, तो ये 5 लाख रुपए हम लोग नॉर्मली ना लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि इस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 पर जो थी, मान लीजिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये 1 अप्रैल 2001 पे 7 लाख रुपए थी, तो हम लोग ये वाली 7 लाख रुपए वैल्यू उठा लेते हैं, ना कि 5 लाख रुपए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर दिखाओगे उतना ही क्या होगा, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि उतनी वैल्यू आप वहाँ पर लेस कर पाएंगे अपने कैपिटल गेन के लिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ बेनिफिशियल लगती है एसएससी को अपने लिए, वो यहाँ पर चूज़ कर सकता है, वो वाली वैल्यू भी चूज़ कर सकता है और वो फेयर मार्केट वैल्यू भी चूज़ कर सकता है। 90% केसेस में आप देखेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू वो चूज़ करता है। तो ये हो जाता है अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को एक्वायर किया 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो वहाँ पर नॉर्मली आप देखेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 पर थी वही वहाँ पर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट एक्वायर्ड बाय एनी मोड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, ये देखिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर क्या बोले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय एनी मोड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 बाय द असेसी फ्रॉम द प्रीवियस ओनर हु एक्वायर्ड इट बिफोर 1 अप्रैल 2001। तो जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर एक्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स ने आपको गिफ्ट किया यहाँ पर कोई एसेट, और इसको अगर आप आगे सेल कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर क्या होगी, जो कॉस्ट मिस्टर एक्स को यहाँ पर पड़ी थी। लेकिन मिस्टर एक्स ने इसको जो परचेज किया था, ठीक है, मिस्टर एक्स ने जो इसको एक्वायर किया था वो एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2001 के पहले। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, देखें, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट टू द प्रीवियस ओनर, जितने में उन्होंने एक्वायर किया, या फिर देखिए अब इन्होंने मान लीजिए वही 1998 को ही एक्वायर किया था, तो 1998 को अगर एक्वायर किया मतलब 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर इन्होंने एक्वायर किया इसको, तो जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 पे जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वही क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद ये चीज़ बोली गई है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन 1 अप्रैल 2001 एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये देखिए, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन एन एसेट ऑन विच डेप्रीसिएशन हैज़ बीन अलाउड। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा एसेट है जिस पे डेप्रीसिएशन अलाउ हो रहा है तो उस केस में ये वाली कंडीशन नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई और एसेट है जिस पे डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं किया जा रहा है तो उस केस में आप या तो कॉस्ट जो प्रीवियस ओनर को पड़ी वो, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे इक्विटी भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी शेयर या सिक्योरिटी एक्वायर किए हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया है तो या तो एक्चुअल कॉस्ट जो आपने पे किया है या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 के पहले थी, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी, जो भी असेसी के लिए बेनिफिशियल होगी वो यहाँ पर चूज कर लेगा। इन केस मान लीजिए अगर आपने उसको एक्वायर किया 31 मार्च 2001 के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर देखी होती है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर किया बिफोर 1 अप्रैल 2001 तब तो वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने इसके बाद में एक्वायर किया है तो जितने में भी आपने एक्वायर किया उसको, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको कंपनी क्या करती है, कई बार बोनस शेयर इशू कर देती है, मतलब फ्री में उनको शेयर्स इशू करके दे देती है, तो उसको बोला जाता है बोनस शेयर। तो बोनस शेयर अगर आपको मिला है तो उस बोनस शेयर को अगर आप आगे सेल करते हो तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। मान लीजिए कंपनी थी, ठीक है, कंपनी से यहाँ पर आपने बोनस शेयर रिसीव कर लिया, इस बोनस शेयर को अगर आप आगे सेल करोगे तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी क्या हो जाएगी। देखिए, रिसीव प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया उसको तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, अगर उसके बाद एक्वायर किया है तो यहाँ पर निल। मतलब अगर आप उसको मान लीजिए 1 लाख रुपए का वो जो बोनस शेयर आपने रिसीव किया, अगर वो 1 लाख रुपए का आप सेल करते हो तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन यहाँ पर हो जाएगा। पूरे के पूरे 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद 6 पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल एटसेट्रा। मतलब जो भी इनटेंजिबल एसेट होते हैं आपके, ठीक है, जो भी इनटेंजिबल एसेट होते हैं आपके, अगर आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एसेट की बात की गई वो देखिए कौन से हैं, जैसे गुडविल हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम हो गया, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस हो गया, उसके बाद राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हो गया, टेनेंसी राइट्स हो गए, ठीक है, परमिट्स हो गए। तो ये सारे एक तरीके से जो आपके राइट्स होते हैं वो आपके इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप निकालोगे वो क्या हो जाएगी। पहला पॉइंट देखिए, अगर आपने उसको परचेज किया किसी प्रीवियस ओनर से, जैसे हम लोग गुडविल जो होती है वो परचेज करते हैं ना, एक हम लोगों की परचेज गुडविल भी होती है, एक हम लोगों की सेल्फ जनरेटेड भी होती है। तो अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से उसको परचेज किया है तो जितना भी अमाउंट आपने उसको पे किया है, ठीक है, उसको परचेज करने के लिए, वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई परमिट खरीद रहे हो या फिर किसी से कोई राइट खरीद रहे हो, टेनेंसी राइट खरीद रहे हो, ठीक है, तो जितने में भी आपने उसको खरीदा है प्रीवियस ओनर से, वही आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। कोई भी और दूसरा केस होता है, मतलब मान लीजिए आप खुद से अपने आप से जनरेट कर रहे हो उसको, कोई भी राइट है वो आप खुद से जनरेट कर रहे हो, गुडविल अगर आप खुद से जनरेट कर रहे हो तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी निल यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में देखिए क्या बोले, इन केस द प्रीवियस ओनर हैज ट्रांसफर्ड सच एसेट टू द असेसी अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर हैज एक्वायर्ड सच एसेट। तो जैसे हम लोगों ने सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में भी डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट, जहां पर प्रीवियस ओनर को जो कॉस्ट पड़ी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। तो इसी में भी अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर किया है जो असेट, वो अगर इस सेक्शन के अंडर में किया है तो वही कॉस्ट होगी जो प्रीवियस ओनर को यहाँ पर पड़ी थी। एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो मान लीजिए कि आपके कोई ग्रैंडफादर थे, ठीक है, वो ग्रैंडफादर आपके लिए अपने विल में यहाँ पे उन्होंने वसीयत लिखी और विल में अपने जो भी बिजनेस के राइट थे उनके पास में वो उन्होंने आपको अपने विल में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पे। तो विल में अगर इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो अब इस राइट को अगर आप आगे कहीं मान लीजिए सेल करते हो, इस बिजनेस के राइट को अगर आप आगे कहीं सेल करते हो तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, वो कॉस्ट होगी जितने में, ठीक है, जितने में आपके ग्रैंडफादर ने उस राइट को खरीदा था, तो वही यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के अंडर में अगर ट्रांसफर किया है तो जो प्रीवियस ओनर को कॉस्ट पड़ी थी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। मतलब ना आप उसको खुद सेल्फ जनरेट कर रहे हो, ना आप खुद डायरेक्टली इसको परचेज कर रहे हो, आप उसको विल या फिर गिफ्ट में रिसीव कर रहे हो किसी से। इसके बाद 7th पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ राइट इशू।
मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इशू। तो यहाँ पर राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी नए शेयर्स मार्केट में इशू कर रही होती तो जो भी उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको पहले राइट दिया जाता है कि वो लोग इस इशू को खरीद लें। अगर वो लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद कंपनी किसी और को वो इशू कर सकती है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ राइट इशू, अगर आपको मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के और आपको कोई राइट मिला है किसी शेयर को खरीदने का, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी उस राइट इशू की। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया उस राइट इशू को, ठीक है, सब्सक्राइब करने का मतलब है कि कंपनी ने आपको राइट दिया कि आप उसको खरीद लीजिए उस शेयर को, और आपने उस शेयर को खरीद लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो अमाउंट आप एक्चुअली पे कर रहे हो उस शेयर को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, आपको राइट मिला था कि आप उसको खरीद लो और आपने उस राइट को यूज़ कर लिया, आपने उस शेयर को खरीद लिया, तो जितना भी अमाउंट में आपने उसको खरीदा है वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट देखें, इफ़ रिनाउंस द राइट इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, आपने क्या किया, खुद ना उस राइट को यूज़ करके आपने किसी और पर्सन को वो राइट वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, क्योंकि अब जब आप एक्वायर ही नहीं कर रहे हो उसको, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील हो जाएगी। मतलब आपने खरीदा ही नहीं उस शेयर को, आपने अपना राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद देखें, इफ़ परचेज द राइट टू सब्सक्राइब फॉर एडिशनल शेयर्स और सिक्योरिटीज़, तो अगर आपने मान लीजिए आपको यहाँ पर पहला राइट तो मिला ही था, ठीक है, पहले राइट तो दिया ही था, लेकिन आपने किसी और इंसान से उसका राइट भी यहाँ पर खरीद लिया। आपने अपना राइट तो यूज़ किया ही किया, आपने शेयर्स खरीदे ही खरीदे, जो आपको राइट मिला तो उससे आपने शेयर खरीद लिए, लेकिन आपने किसी और के राइट भी यहाँ पर खरीद करके उसके जो एडिशनल शेयर्स थे वो भी आपने यहाँ पर खरीद लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस पेड टू परचेज द राइट, ठीक है, जो राइट आपने खरीदने के लिए, जो राइट आप इस इंसान से खरीद रहे हो उसके लिए जो आपने पेमेंट किया है वो, प्लस द अमाउंट पेड टू द कंपनी फॉर एक्वायरिंग द राइट शेयर्स और सिक्योरिटीज, तो जितने भी शेयर्स आपने एक्वायर किए उनकी प्राइस और प्लस जो राइट आप खरीद रहे हो किसी और इंसान से, उस राइट का पेमेंट भी तो आप किसी उसको दोगे, तो वो राइट का भी पेमेंट यहाँ पर जुड़ जाएगा। मतलब ये शेयर्स का प्राइस और प्लस राइट का प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। इसके बाद 8th पॉइंट देखिए क्या बोले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन एन एमलगमेटेड कंपनी। मान लीजिए कंपनी एक्स थी जो वो जाकर के मर्ज हो गई कंपनी वाई में, तो अब क्या होगा, जितने भी शेयर होल्डर्स कंपनी एक्स के थे वो क्या करेंगे, उनके जो शेयर्स थे, ठीक है, शेयर्स इन एक्स, ठीक है, उसको ये लोग ट्रांसफर कर देंगे वाई को, और उसके बदले में क्या रिसीव कर लेंगे यहाँ पे, शेयर्स इन कंपनी वाई। तो जो शेयर्स इन कंपनी वाई मतलब शेयर्स इन एमलगमेटेड कंपनी लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी जो इनके शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी थी, ठीक है, जितने में इन्होंने शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी यानी कि कंपनी एक्स के शेयर इन्होंने जितने में एक्वायर किए थे वही हो जाएगी इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर। तो देखिए यही चीज़ ये बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन एन एमलगमेटेड कंपनी इन ल्यू ऑफ द शेयर। इन ल्यू ऑफ द का मतलब है कि बदले में, एमलगमेटेड कंपनी के शेयर उनको मिल रहे हैं किसके बदले में, एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के बदले में। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन द एमलगमेटिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी एक्स का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उस शेयर को, मतलब जो कंपनी एक्स का शेयर था वो जितने में उन्होंने एक्वायर किया था वही हो जाएगी उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर। इसके बाद 9th पॉइंट देखिए क्या बोले, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और होगा यहाँ पे, ठीक है, ये और होगा, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को अगर मान लीजिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर में कोई और शेयर्स अगर उनको ट्रांसफर कर रही है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब उसको रिसीव करेंगे तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, ये देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू विच हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। अगर आपने मेरा सैलरीज वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने इनकम फ्रॉम सैलरीज बनाया था, उसमें हम लोगों ने परक्यूजिट्स के बारे में वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो परक्यूजिट मतलब कि काइंड में वहाँ पर कोई फैसिलिटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, तो कंपनी कई बार उनको शेयर्स भी दे देती है अपने कंपनी के। तो कंपनी जब उनको शेयर्स देती है तो उसके हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट निकालते थे। तो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट में जो वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, वो हो जाएगी यहाँ पर क्या, इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इसके बाद 10th पॉइंट में देखिए क्या बोले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग राइट्स ऑफ अ पार्टनर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पर ये क्या बोले, वेयर अ प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द अबव मेंशन्ड कैपिटल एसेट टू द पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स कन्वर्जन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो रही थी किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में।
अब कंपनी में क्या होंगे उस टाइम पे, शेयर होल्डर्स होंगे, तो यही शेयर होल्डर्स अब एलएलपी के क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। तो शेयर होल्डर्स को पार्टनर बनने पर क्या मिल जाएगा, राइट मिलेगा। जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, उसमें क्या होता है, उनका राइट होता है उन पार्टनर्स का। तो जो इनके शेयर्स की कॉस्ट थी, मतलब इनके जो शेयर्स इनके पास होल्ड करके बैठे हुए थे, उन शेयर्स के बदले में अब इनको क्या मिल जाएंगे यहाँ पर। जब ये कंपनी थी तो इनके पास शेयर्स थे, जब ये कन्वर्ट हो गई एलएलपी में तो इनके जो शेयर्स हैं वो कन्वर्ट किस में हो गए, राइट में कन्वर्ट हो गए। तो जो राइट में कन्वर्ट हुआ है, इस राइट को एक्वायर करने के लिए इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लगी, इनकी कॉस्ट वही थी जो इनके कॉस्ट ऑफ शेयर थी, मतलब जितने में इन्होंने उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए थे वही इनकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ पर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोले, देखिए शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन के पहले जो उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए थे वही उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, किसकी, उस एलएलपी में राइट की। इसके बाद 11वें पॉइंट में देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर रिसीव कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन आपने पे ही नहीं करी है, और फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जो आपने कंसेशन पे करी वो इनएडिक्वेट थी, ठीक है, कम थी। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालोगे, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर वैल्यू जो आपने डिटरमाइन करी अंडर सेक्शन 50C तो ये हो जाएगी, या फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन फॉर इनकम टैक्स फॉर द पर्पस अंडर सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 जो होता है वो हम लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड होता है। तो वहाँ पर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई व्हीकल अगर है, ठीक है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो अंडर सेक्शन 56 आपने डिटरमाइन की है वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन लगती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर बात की गई सेक्शन 50C की, तो सेक्शन 50C जो होता है वो देखिए क्या होता है, वो आपका रिलेटेड होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से रिलेटेड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एसेट यहाँ पर बेचा और उस एसेट के बदले में आपने जो पेमेंट यहाँ पर रिसीव किया तो वो आपका हो जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपकी जो फुल वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो वो थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंज हो सकती है। कहने का मतलब ये जो 50C आपका रिलेटेड होता है वो रिलेटेड होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है। अगर आपने कोई घर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो डिटरमाइन की जाती है वो इस सेक्शन 50C के अंडर में यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है। अगर मान लीजिए जो ये आपका घर था, ठीक है, ये आपका घर था, इस घर को आपने यहाँ पर सेल कर दिया, कितने में, 10 लाख रुपए में यहाँ पर आपने इसको सेल कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इसको सेल करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और जो खरीद रहा है उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराएगा वो। तो कई बार क्या करते हैं लोग कि एक्चुअल उसकी जो कॉस्ट होती है, मान लीजिए इसकी एक्चुअल कॉस्ट 15 लाख रुपए थी, लेकिन आपने इसको सेल दिखाया आपने कि हमने बेचा इसको 10 लाख रुपए में, ताकि आपका जो टैक्स वगैरह पड़ा वो कम पड़े। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि जब भी इस तरीके का केस होता है तो वहाँ पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बीच में आती है, और वो यहाँ पर वैल्यू डिटरमाइन करती है आपके घर की। वो ये देखेगी कि इसकी स्टैम्प वैल्यू, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो कितनी है। अगर मान लीजिए 15 लाख रुपए उन्होंने वो किया डिटरमाइन किया और आपने यहाँ पर रिसीव किया था 10 लाख रुपए, तो वो कहेगी कि नहीं भैया हम आपने 10 लाख रुपए रिसीव किया लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअल में 15 लाख रुपए थी, इसका मतलब हम आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 15 लाख रुपए यहाँ पर मानेंगे। तो ये हो जाती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। मतलब यही अब क्या हो जाएगा, जितने में आपने बेचा उतने में कोई और इसको एक्वायर करेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब केस होता है जहाँ पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है अंडर सेक्शन 50C, और 50C बोल रहा है कि 15 लाख रुपए, मतलब एक इंसान ने अगर बेचा है तो दूसरा इंसान उसको खरीदेगा, तो दूसरे इंसान के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या हो जाएगी, 15 लाख रुपए हो जाएगी। इसमें एक और कंडीशन है, देखें, अगर ये जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने अगर जो वैल्यू डिटरमाइन करी है वो 105% से, 105% किसका, इस वैल्यू का जो आपने कंसिडरेशन यहाँ पर रिसीव की है उसका अगर 105% से कम होता है तो उस केस में जो कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हो वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर हो जाती है। तो अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू डिटरमाइन की है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने वो की है 10,40,000 रुपये, मतलब 10 लाख का आपने यहाँ पर कंसिडरेशन रिसीव की और 10,40,000 इन्होंने इसकी वैल्यू एक्चुअल में डिटरमाइन करी थी, तो यानी कि ये कितना है, 104% है। तब ये स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कहेगी कि ठीक है जो आपने कंसिडरेशन रिसीव करी इसी को हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। और अगर इसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना गया इसका मतलब यही क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी उस इंसान के लिए जो इसको परचेज कर रहा है। तो जब भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस मिलता है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 50C, तो ये भी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद 12th पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट यूज्ड बाय द असेसी एज एन इन्वेंट्री।
आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी थी, ठीक है, इन्वेंट्री मान लीजिए आपके पास मशीन थी कोई, आप उस मशीन को बेचने के लिए रखते थे, आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। ये आपकी इन्वेंट्री थी, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में, और इस कैपिटल एसेट को आपने आगे सेल कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। तो जब आपने सेल किया है तो इस कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी। अब कैपिटल एसेट को आपने एक्वायर तो किया नहीं, तो आपने एक्वायर किया था इन्वेंट्री को, इसको आपने कन्वर्ट करके कैपिटल एसेट में बना दिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन, ठीक है। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस डेट पे आप कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन पे जो भी उस इन्वेंट्री की फेयर मार्केट वैल्यू है वही उसकी क्या हो जाएगी, उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डीमर्जर का मतलब समझ लीजिए यही है कि कंपनी ए बी जो थी वो डीमर्ज हो गई कंपनी ए और कंपनी बी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी ए बी के, ठीक है, कंपनी ए बी के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वो लोग अपने शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर कौन से करेंगे, शेयर्स इन ए बी के शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, उसके बदले में रिसीव क्या कर लेंगे, इसके बदले में लोग रिसीव कर लेंगे क्या, शेयर्स इन कंपनी ए। मतलब ए बी के शेयर्स उसको देंगे कंपनी ए को और उसके बदले में उसी कंपनी ए के शेयर्स यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी, इसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। ए बी जो है वो रिजल्टिंग कंपनी है, तो रिजल्टिंग कंपनी में जो शेयर आपको रिसीव हो रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी। जितने में आपने ये शेयर्स खरीदे थे ए बी के, जो डीमर्ज्ड कंपनी थी यानी कि जो ए बी कंपनी थी, उतने उस शेयर को, उस ए बी कंपनी के शेयर्स को आपने जितने में खरीदा था वो। उसके बाद बी का मतलब क्या है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड इन द डीमर्जर, और सी का मतलब होता है नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी। तो अब आपको इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको फॉर्मूला आप याद रखिए कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे डिनोट कर रहा है। बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। बहुत रेयर चांसेस होगा कि आपको इतना ज़्यादा डिटेल में वो पूछे। नॉर्मल आपको वही शेयर्स से मिल जाएंगे, बिल्डिंग से मिल जाएगा, हाउस से मिल जाएगा, तो इन्हीं सब कैपिटल एसेट से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत सिंपल सा है, सेक्शन 55 के अंडर इसकी भी बात की गई है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मीन्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन इन द कैपिटल एसेट। अगर आप अपने कैपिटल एसेट में कोई एडिशन कर रहे हो या उसमें कोई चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट यहाँ पर अलग अलग असेट के केस में क्या हो जाता है। पहला पॉइंट देखें, इन रिलेशन टू द कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल, मतलब अलग अलग असेट में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी आपकी। तो अगर आपकी गुडविल है, ठीक है, गुडविल ऑफ द बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर है, ठीक है, प्रोड्यूस प्रोसेस ऑफ आर्टिकल वाइज जो हम लोगों ने अभी देखा, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन शैल बी टेकन टू बी निल। तो मतलब इनटेंजिबल असेट में अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट करते हो, एडिशन करते हो, ऑल्ट्रेशन अगर आप करते हो, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी हो जाएगी निल, ठीक है। मतलब इसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आप इसको डिडक्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर अदर असेट की बात करें हम लोग, ठीक है, ये तो गई इंटेंजिबल असेट की बात। इन रिलेशन टू एनी अदर कैपिटल असेट, तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001। अगर आपने वो इंप्रूवमेंट, ठीक है, किसी और असेट की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर वो आपने इंप्रूवमेंट कराया है 1 अप्रैल 2001 के पहले, शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड विल बी इग्नोर्ड। तो मतलब आपने चाहे 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कितना भी अगर खर्चा किया हो, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट करवाया है तो वो यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू भी एक तरीके से निल यहाँ पर मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने उसको 1 अप्रैल 2001 के बाद में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट करवाया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 shall be treated as cost of improvement and shall be deducted in computing the capital, यहाँ पर गेन होगा, ठीक है, कैपिटल गेन। तो मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले करवाया है तो इग्नोर कर दो, 1 अप्रैल 2001 के बाद में अगर आपने करवाया है तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हो, मतलब आप उसकी इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो तो आप उसमें उसको डायरेक्टली भी डिडक्ट यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपने मान लीजिए इंटेंजिबल एसेट में कोई भी इंप्रूवमेंट करवाया तो आपकी उसकी वैल्यू निल हो जाती, मतलब एक तरीके से आप उसको डिडक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हो।
इसके बाद लास्ट एक टॉपिक आता है हम लोगों का सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए नेट कंसिडरेशन की जब हमने बात करी थी, तो वहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप रिसीव कर रहे हो उसमें से आप कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी आपने मान लीजिए ब्रोकरेज का खर्चा या ये सब दिया है तो आप उसको यहाँ पर डिडक्ट कर देते हो, तब आपको मिलती है यहाँ पर नेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट इज अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स। सच एक्सपेंसेस में इंक्लूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आपने पर्चे या पैम्पलेट छपा करके उसको एडवर्टाइज किया था, ठीक है, आपने कोई ब्रोकर हायर किया था उसको कमीशन आपने पे कर दी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी बॉन्ड बाय द एसएससी, अगर कोई रजिस्ट्रेशन आपने करवाया किसी के पास में तो उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिडक्शन को उसमें। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो आप यहाँ पर डिडक्ट करते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से, तब आपको यहाँ पर मिलती नेट कंसिडरेशन। और नेट कंसिडरेशन से फिर आप क्या लेस करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिनकी बात हम लोगों ने यहाँ पर अभी ऑलरेडी कर ली। तो ये जब आप डिडक्ट कर देते हो यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाता है, कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, ये सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट होता है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके जो बचे आगे के टॉपिक हैं वो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।